आज हम आत्मपरिचय कविता से कविता का भाग 2 पढ़ेंगे। आगे कवि कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि बच्चन जी जो ये 4 पंक्तियां हैं बच्चों, उसमें कहना चाह रहे हैं कि सत्य के मर्म को उन्होंने उद्घाटित किया है और उसे ही उद्घाटित करते हुए कह रहे हैं कि सत्य के प्रति भी दृष्टिकोण जो है समाज से उनका क्या है, बिल्कुल अलग है। कैसे, क्या कह रहे हैं वो देखिए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। यत्न का अर्थ होता है बच्चों प्रयास। सब सत्य किसी ने न जाना। इस संसार में सबने जीवन रूपी सत्य को जानने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इस रहस्य को आज तक कोई भी नहीं जान सका। हाँ, कहने का अर्थ है कि कवि कह रहे हैं कि जीवन के सत्य को जानने के लिए सभी ने भरसक प्रयत्न किए, परंतु कोई भी उसके सत्य को नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान यानी कि ना समझ, है ना, और दाना यानी कि समझदार। तो फिर आगे कह रहे हैं कि नादानी के कारण, है ना, ना समझी के कारण जिसे जहां भोग विलास की सामग्री मिल जाती है वह वही मग्न हो जाता है ना, और वह भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है। कवि यही बताना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में नादान और दानव प्रवृत्ति के लोग एक साथ देखे जा सकते हैं, है ना, और यह दुनिया सभी को जो है अभेद आश्रय देती है। जो लोग इतने पर भी दुनिया का मर्म नहीं समझते हैं कि संसार के माया जाल भोग विलास से दूर रहना है, इनसे दूर रह करके अपने कर्म को करते रहना है, वे दुनिया जो है नासमझ है ना। समझदार भी रहते हैं दुनिया में और नासमझ भी रहते हैं, फिर भी सभी लोग भोग विलासिता, आधुनिकता और भौतिकी साधनों के पीछे दौड़े चले जाते हैं। फिर आगे कहते हैं फिर मूढ़ न क्या जग। मूढ़ का मतलब होता है बच्चों मूर्ख। फिर मूढ़ न क्या जग मतलब संसार, जो इस पर भी सीखे, है ना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। फिर कवि यही कह रहे हैं कि जो लोग इतने पर भी दुनिया का मर्म नहीं समझे वह मूर्ख भी है ना, और हमें इस दुनिया के इस व्यवहार से सीख लेनी चाहिए। साथ में कवि कह रहे हैं कि इतना समझने के बाद भी मैं सांसारिक पाठ पढ़ूं, मुझसे यह नहीं होगा। मैं इस भौतिकी संसाधनों के पीछे भागूं, यह हमसे नहीं होगा, है ना। यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें जीवन का सत्य बताया है कि जीवन में साधारण तरीके से भी जीवन जिया जा सकता है। भोग विलास सांसारिकता के जाल में फंसकर आदमी लोभ लालच में पड़ करके अपनी बुद्धिमत्ता को खो देता है। तो कवि यही कह रहे हैं कि मुझे यह सब ज्ञान है कि भोग विलासिता और संसार के माया जाल से मुझे दूर रहना है, और जब मुझे पता है कि इनमें पढ़ करके किसी भी व्यक्ति का भला नहीं होता है, तो फिर मैं इतना समझने पर भी सांसारिकता का पाठ क्यों पढ़ूं, और मुझसे तो यह नहीं होगा। इसलिए मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। जो लोग सिखाते हैं कि क्या करना है जीवन में, कैसे रहना है ना, क्या चीजें हमारे लिए चाहिए, सांसारिकता, तो ये सारा ज्ञान जो है मैं भुलाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। दूसरे पैराग्राफ में कवि आगे कहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चों कवि कहना चाह रहे हैं कि अपने लिए कह रहे हैं
कि कवि स्वयं और संसार के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मेरी और संसार की विचारधारा सर्वथा बिल्कुल हमेशा अलग ही रहती है। जैसा संसार सोचता है मेरी सोच वैसे भी नहीं है, मैं संसार से बिल्कुल अलग हूँ। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, यानी कि मैं अलग हूँ, दुनिया के विचार मुझसे अलग हैं, मैं दुनियादारी की जगह भावनाओं को महत्व देता हूँ, है ना। इसीलिए इस संसार से मेरा कोई मेल नहीं है। मैं बना बना कितनी जगह रोज मिटाता, मैं तो एक कवि हूँ, मैं रोज रोज कल्पनाओं को का नया नया संसार बनाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि ये संसार सही नहीं है, संतुष्ट नहीं होता हूँ और पल भर में ही उसे नष्ट भी कर देता हूँ। कहने का अर्थ यही है बच्चों कि जहाँ संसार की प्रवृत्ति संग्रह करने की है, इकट्ठा करने की है, वहीं मेरी प्रवृत्ति जो है विग्रह करने की है। मैं संसार को देना चाहता हूँ। जिस धन संपत्ति के संग्रह में संसार मग्न रहता है, मैं ऐसे साधन संपन्न संसार को एक मत से क्या करता हूँ बच्चों, ठुकराता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव यानी कि धन संपदा, है ना। संसार, जग यानी कि संसार, संसार का तो काम क्या है ना, धन वैभव को जो है इकट्ठा करना, है ना। और पृथ्वी पर लोग, संसार में जिसका भी जन्म हुआ है वो यही सोचता है कि हमें जो है क्या इकट्ठा करना है, साधन संपन्न संसार ही हमें चाहिए, धन संपदा इकट्ठी करनी है। मैं प्रतिपग यानी कि मैं ऐसे धन संपदा को, प्रतिपग यानी कि प्रत्येक चरण पर ऐसी पृथ्वी को क्या करता हूँ, ठुकराता हूँ। कहने का अर्थ है कि मुझे सुख समृद्धि धन वैभव की कोई चाह नहीं है, इसलिए मैं ऐसे लोगों को से भी दूर रहता हूँ। मेरे हृदय में उठने वाले जो भाव हैं वही मेरी क्या है बच्चों, सच्ची संपत्ति है। और संसार का जो ये लोभ लालच है, जो आकर्षण है, मुझे बांध करके नहीं रख सकता है। और एक मत से मैं जो है इस पृथ्वी पर जो धन संपदा है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, मैं ऐसी धन संपदा को ठोकर मारता हूँ। मेरे तो जो मन के भाव हैं वही मेरे लिए सर्वोपरि हैं। अब बच्चों देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे कि भाषा शैली, काव्य सौंदर्य, देखिए भाषा शैली जो है वो खड़ी बोली है ना, कल भी मैंने आपको बताया था पहले भाग में, खड़ी बोली है। और जग जिस पृथ्वी पर, प्रतिपग में जो है जग जिस पृथ्वी पर, ज वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, पृथ्वी प और प, है ना। तो इससे हम प्रति और पग जो है, इससे हम कह सकते हैं कि अंतरास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंतरास अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। और शब्द की जो है देखिए, एक और, दो और, तीन और शब्द की क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, बार बार दोहराया गया है शब्द को। इसके अलावा बना बना में भी जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ना। देखिए बना बना, तो इसमें भी अलंकार के नाम पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। और इसमें हम कह सकते हैं कि कवि का संसार के प्रति दृष्टिकोण पता चला है, संसार के बारे में वो क्या सोचते हैं। अब अगला 4 पंक्तियां जो है वो क्या है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, वो जिस पृथ्वी पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चों कवि कह रहे हैं कि उन्होंने अपने हृदय के द्वंद्वात्मक स्थिति को प्रकट किया है, उसके जीवन में विरोधों का भी सुंदर जो है हम कह सकते हैं कि बड़ा सामंजस्य है। कह रहे हैं कि मैं निज रोदन में, निज यानी कि अपना, निज यानी कि अपना, रोदन यानी कि रोना, यानी रोना या दुख, राग लिए फिरता हूँ, है ना। कवि कह रहे हैं राग यानी कि प्रेम, राग यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रेम और अनुराग जिसको हम कहते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कवि कहते हैं कि मेरे रोदन में, रोदन यानी कि रोने में भी प्रेम छलकता है ना। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। मेरी वाणी कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र क्या है बच्चों,
लालसा है। कवि कहना चाह रहे हैं कि सामने से दिखने वाले मेरे इस जीवन में गजब का विरोधाभास है ना। भले ही दुनिया को मेरा रोदन सुनाई दे, परंतु इसमें भी एक राग का भाव है, एक प्रेम का भाव है, जिसे केवल मैं ही अनुभव कर सकता हूँ। कहने का देखो, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कहने का अर्थ है, वो कह रहे हैं कि ऊपर से मधुर शीतल दिखाई देने वाली मेरी वाणी में विद्रोह की अग्नि विद्यमान है। अर्थात कहने का अर्थ है कि मेरी वाणी मृदु होते हुए भी, कोमल होते हुए भी प्रभावकारी है उन लोगों के लिए जो लोग समाज को सही रास्ते पर नहीं चलने देते हैं, उन्हें भटका देते हैं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूपों का अर्थ होता है बच्चा राजाओं के, और प्रासाद का अर्थ होता है महल, निछावर यानी कि अर्पण करना, न्यौछावर करना। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेम में निराश होने पर भी मेरा जीवन जो है खंडहर बन गया है ना। और फिर भी यह राजाओं के महलों से मेरे लिए क्या है बच्चों, बहुत अच्छा है। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कहने का अर्थ है कि वो कह रहे हैं कि जिन राजाओं को अपने सुंदर महलों पर क्या होता है बच्चों, बड़ा घमंड होता है, उन महलों से सुंदर तो मेरे खंडहर हैं, है ना। खंडहर यानी कि मेरे कवि कर्म अन्य किसी भी कार्य से महत्वपूर्ण है। मेरी वो जो यादें हैं जो आज मेरे पास नहीं है, जो खंडहर के समान हो गई हैं, जो टूट गई हैं, जो मेरे पास आज मेरी प्रिय नहीं है, वो खंडहर, वो यादें, वो मेरा कवि कर्म सब मेरे लिए बहुत ही प्यारा है। उस पर ऐसे ऐसे राजाओं के कई प्रासाद, कई महलों को मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, न्यौछावर कर सकता हूँ। प्रस्तुत कविता में जो पंक्तियां हैं बच्चों, इसमें हम विरोधाभास अलंकार हम कह सकते हैं कि विरोधाभास, विरोध कहीं ना कहीं कवि जो है प्रकट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि आत्मकथात्मक शैली तो है ही, मैंने आपको पूर्व के भाग में भी बताया था। आत्मकथात्मक शैली और रोदन में राग, रोदन में राग, र और र वर्ण की आवृत्ति से यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार और छंद मुक्त रचना है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चों हम प्रसंग अगर कहेंगे तो कवि समाज में अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, है ना। वह चाहते हैं कि समाज उसकी वास्तविक स्थिति से परिचित हो, उसे कवि न कहे, उसके मन को समझे, उसके भावों को समझे। और उसके भावों को समझते हुए कवि कह रहे हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहते हैं कि जिसे तुम गाना समझते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का क्या है, रुदन है, दुख है, रोना है ना। जब मैं प्रेम के उन्माद में कुछ बोलने लगता हूँ तब तुम इसे कहते हो कि छंद बनाना। छंद बनाने का मतलब बच्चों कविता लिखना। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। जब मैं रो रहा हूँ, जब मेरा दुख बहुत अधिक बढ़ गया है, तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कविता बना रहा हूँ। वास्तविकता में कह रहे हैं कि अपनी स्थिति बता रहे हैं, हाँ। और जब मैं अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करता हूँ तो समाज उसे गायन का नाम दे देता है। जब मैं अपनी दबी भावना को वाणी देता हूँ तो ये दुनिया सोचती है कि मैं छंदबद्ध जो है एक कविता लिख रहा हूँ। कहने का भाव है कि दुनिया उसके दुख को नहीं समझ पा रही है, उसके भावों को नहीं समझ पा रही है। वो चाह रहे हैं क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहते हैं कि क्यों संसार मुझे एक कवि के रूप में अपना रहा है। वो चाह रहे हैं कि मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। दीवाना यानी प्रेम करने वाला पागल, जिसके सिर पर जुनून सवार होता है ना। वास्तव में मेरे छंद में जो है वो रुदन है, दुख है, मैं कवि नहीं हूँ।
प्रेम का दीवाना हूँ, मेरा हृदय प्रेम से क्या है बच्चों, भरा हुआ है। कवि चाहते हैं कि ये दुनिया उसे अपने दीवाने के रूप में स्वीकार करे, न कि एक कवि के रूप में। अर्थात चाहे दुनिया के सारे मेरे संबंध कैसे भी हों, पर मेरे मन में उसके प्रति प्रेम और भाव है। कह रहे हैं, जैसे हमने अभी बताया था प्रसंग में, तो चाहते हैं कि समाज उस वास्तविक परिस्थिति को समझे। तो वही समझा रहे हैं कि कवि मुझे, संसार मुझे कवि कह करके न बुलाए, कवि न समझे। मैं एक नया दीवाना हूँ जो संसार में सिर्फ प्रेम के भाव जो है बांटना चाहता हूँ, संसार में सिर्फ प्रेम ही प्रेम बांटना चाहता हूँ। ठीक है। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे कि अगर अलंकार है तो यहाँ कवि बहुत पीड़ित है, दुखित है। तो करुण रस हम इसमें देख सकते हैं, और तत्सम और तद्भव के शब्दों का प्रयोग हुआ है। और कवि की जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि काल्पनिक दुनिया का भी हम इसमें वर्णन देख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं, अंतिम 4 पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादक का निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चों कवि कह रहे हैं, स्वयं को दुनिया का एक अंग ही स्वीकार रहे हैं तथा दूसरों को भी अपने जैसा समाज प्रेमी बनने की क्या दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि समाज में लोग एक दूसरे से लड़े नहीं, झगड़े नहीं, भाईचारा रहे, प्रेम का भाव रहे। इस बात की प्रेरणा जो है कवि हमें उक्त पंक्तियों में दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं दीवानों का मतलब है कि प्रेम में पागल व्यक्ति का, है ना। कवि कहते हैं कि मैं संसार में प्रेमी दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, घूमता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ अपनी दीवानगी बिखेर देता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता यानी कि नशा, निशेष यानी कि थोड़ा सा, निशेष यानी कि बहुत थोड़ा सा, जो समाप्त हो जाए। कवि कहते हैं कि भले ही दुनिया मुझे सामान्य जन ही समझे, लेकिन मैं इस दुनिया का सच्चा प्रेमी हूँ। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसे पाकर हमको हर कोई जो है बच्चों कि मेरी तरह मतवाला बन जाएगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे इस संदेश को सभी आत्मसात करें, जिसको सुनकर, यानी कि जो प्रेम का जो संदेश है, प्यार प्रेम भाईचारे का जो संदेश है, उसको सुनकर जग झूमे झुके और लहराए। दुनिया में जो है एक मधुर संबंध लोग आपस में रखें, ऐसा करने पर ही जीवन का सच्चा सुख मिलता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, और ऐसा ही संदेश मैं दुनिया वालों को भी देना चाहता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल मधुर भाव से एक दूसरे के साथ रहें, प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ रहें। सच्चा सुख मिलना तभी संभव है और दुनिया के लोग सुखमय जीवन जी सकते हैं। इस तरह का संदेश मैं जो है संसार को देना चाहता हूँ। मैं इसी मस्ती का संदेश जो है, इसी प्यार और प्रेम और भाईचारे का जो संदेश है, मैं दुनिया को देना चाह रहा हूँ, संसार को देना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चे, आप देखिए प्रस्तुत काव्य का जो काव्य सौंदर्य है, भाषा जो है खड़ी बोली, ठीक है, और छंद मुक्त रचना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। छंद मुक्त रचना है, और झूम झुके में मस्ती में अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ पर में मस्ती झूम झुके है ना, झ और म वर्ण की आवृत्ति भी है। तो अनुप्रास अलंकार हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और कवि की पीड़ा जो है यहाँ पर विपरीत हुई है, और साथ में प्रेरणा दे रहे हैं। आपसी प्रेम व भाईचारे की। इस प्रकार बच्चों हमारी कविता समाप्त हुई। आगे अगले भाग में हम आपकी कविता में ही एक भाग और है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, शेष भाग हम पढ़ेंगे कल, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा ही लिखित है।
उसको पढ़ेंगे हम कल। धन्यवाद।